हाँ तो हेलो हेलो भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं मूल विधि, जो कि यूपीएसआई में पूछा जाएगा। 4 से 8 प्रश्न आएंगे यूपीएसआई में। जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पे लाखों लोग पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई के बारे में। तो मैं खुद के हाथों से अपना नोट्स बनाया यूपीएसआई के लिए मूल विधि का। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। ना हारा है ना हारेंगे, ना हारा है ना हारेंगे, और इतिहास रच के ही मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मूल्य विधि। मूल्य विधि बेसिक लॉ। इसमें क्या क्या पाठ्यक्रम क्या है इसके? भारतीय दंड संहिता 1860, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण और अधिनियम 2005, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण, मोटर वाहन नियम एवं यातायात अधिनियम 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारत वन वृक्ष संरक्षण एवं अन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आयकर अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, साइबर अपराध एवं आईटी अधिनियम, जनहित याचिका, भूमि सुधार उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था संहिता नियम। तो मूल विधि, मूल्य का मतलब और उसके मतलब पर्यायवाची और उसके शब्द क्या होते हैं। मूल्य का मतलब जैसे उसको हम बुनियादी कहते हैं, नींव भी कहते हैं, आधारभूत आवश्यक तथ्य भी कहते हैं। अगर एग्जाम में मूल्य की जगह बुनियाद दे दे, नींव दे दे, आधारभूत दे दे, आवश्यक तथ्य दे दे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस नोट से पढ़ लें। विधि के मतलब क्या क्या होते हैं। अगर विधि की जगह कोई और चीज़ दे दे, जैसे पद्धति, प्रणाली, ढंग, व्यवस्था, किसी राज्य या देश का अधिकारी नियम। सर्वप्रथम ऑस्टिन ने कहा, ऑस्टिन एक थे जिन्होंने कहा था विधि संप्रभु का समादेश है। तो एग्जाम में ये पूछता भी है, ऑस्टिन मतलब किसने कहा था विधि संप्रभु का समादेश है। नोट, संप्रभु किसी राज्य के आंतरिक मामले कोई हस्तक्षेप ना करे, मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। समादेश मतलब क्या होता है? अधिकारी रूप से आज्ञा देना। तो याद रहे, संप्रभु मतलब किसी राज्य के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। कानून का पिता, कानून का पिता किसको कहा जाता है? मार्कस ट्यूलस। ये रहने वाले कहाँ के थे? रोम के रहने वाले थे। नेशनल लॉ डे कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाई जाती है? आप लोगों को पता? मैं बताता हूँ। 26 नवंबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विधि के प्रकार 2 होते हैं। विधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जान ले, विधि के 2 प्रकार होते हैं। पहला मौलिक विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ। दूसरा होता है प्रक्रिया विधि, जिसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं। तो आइए मौलिक विधि के बारे में। मौलिक विधि के ही अंतर्गत आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता आता है। किसके अंदर आता है? मौलिक विधि के अंदर ही आता है। प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि के अंतर्गत सीआरपीसी इंडिया पेनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीआरपीसी, पूरा नाम है। मौलिक विधि किसी भी अपराध की परिभाषा और कौन सी दंड मिलेगी इसकी बात करता है। मौलिक विधि किसकी बात करता है? मौलिक विधि किसी भी अपराध की परिभाषा और कौन सी दंड मिलेगी इसकी बात करता है। और प्रक्रिया विधि किसकी बात करता है? प्रक्रिया विधि में अपराध की इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या जांच होगी, क्या क्या प्रक्रिया होगी, इसकी बात करता है। इसकी बात कौन करता है? प्रक्रिया विधि। इसके अंदर सीआरपीसी इंडियन पेनल कोड। आगे बढ़ते हैं। दीवानी मामले, जिसको हम इंग्लिश में सिविल बोलते हैं। तो इसमें देखिए, जिसमें संपत्ति संबंधी विवाद केस, ये किसके अंदर आता है? दीवानी मामले के अंदर आता है। कृषि भूमि विवाद केस भी दीवानी के अंदर ही आता है। श्रमिक संबंधित नियोजन, जैसे में फैक्ट्री,
मजदूर का पैसा, मजदूर का पैसा। रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना। दीवानी मामले की सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायाधीश, जज करता है, जिला न्यायाधीश जज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फौजदारी मामले जिसमें आता है क्रिमिनल लॉ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? मर्डर आ गया, दहेज प्रथा आ गया, चोरी आ गई, डकैती, कत्ल। फौजदारी मामले की सुनवाई कौन करता है? दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट करते हैं। कौन करते हैं? दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दीवानी और फौजदारी दोनों की सुनवाई करता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश करता है। दोनों की सुनवाई कौन करता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ दे जो दीवानी और फौजदारी दोनों की सुनवाई करता है तो आपको बताया ही है कौन करता है, देख लीजिएगा। दीवानी में मुआवजा का, फाइन का प्रावधान होता है। दीवानी में मुआवजा या फाइन का प्रावधान। फौजदारी में दंड देना और मुआवजा देना का प्रावधान होता है। आगे बढ़ते हैं। दंड के कितने प्रकार होते हैं? तो आप जान जाए, दंड 5 प्रकार के होते हैं। पहला मृत्यु दंड, दूसरा कारावास, तीसरा आजीवन कारावास, चौथा जुर्माना, पांचवा संपत्ति। तो दूसरा कारावास। कारावास में 2 आते हैं, 2 कारावास होते हैं। एक सक्षम कारावास, दूसरा आता है सरल कारावास। सक्षम में कौन सा होता है? जैसे अगर मान लीजिए आपको मिल गया कारावास, तो सक्षम कारावास मिल गया, तो इसमें क्या होता है? इसमें पत्थर वगैरह जो जेल में होती है, पत्थर तोड़ना, कोई कार्य वगैरह करना। और सरल कारावास या साधारण कारावास में क्या होता है? इसमें बस कोई काम नहीं करना होता है, बस आराम करना होता है, सजा काटनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। संपत्ति। कभी कभी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अच्छा, संपत्ति अपराध मतलब दंड में क्या होता है कि जो संपत्ति होती है, कभी कल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि किसी नेता, इस नेता की मतलब जब्त हो गई, संपत्ति जायदाद जब्त हो गई, तो यही होती है। इसका उल्लेख, इन सब का उल्लेख धारा किसमें है? धारा नंबर 53 में। धारा नंबर 53 बात करता है इसकी। ठीक है, इसकी दंड की। दंड कितने प्रकार? आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता आ जाइए। पहला पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता 1807, इंडिया पैनल कोड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिया पैनल कोड। भारतीय दंड संहिता 1807 को बन के तैयार या लागू हुआ था। हाँ, भारतीय दंड संहिता 1860 को बन के तैयार या लागू हुआ था। आगे देखिए, तैयार कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए, वो देखिएगा, गौर करिएगा। 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हुआ था। पूछ दे लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, इसमें 2 उल्लेख हैं। अपराध की परिभाषा, दंड की परिभाषा। प्रथम विधि आयोग द्वारा निर्माण 1834 ईस्वी में चालू की गई। अध्यक्ष कौन था? मैकाले। इस पे सिग्नेचर किसका था? लॉर्ड कैनिंग। किसका था? लॉर्ड कैनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता में कितनी धारा या दफा है? धारा को हम दफा भी बोलते हैं। तो कितनी है धाराएं? 511 है। अध्याय या पाठ 23 है। भारतीय दंड संहिता किस प्रदेश में लागू नहीं होती है? देखिए, क्वेश्चन कराते हैं हम। भारतीय दंड संहिता किस प्रदेश में लागू नहीं होती है? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, बिहार, इनमें से कोई। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं था, मगर अब सब में होता है। तो ये ऑप्शन चौथा होगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय दंड संहिता 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई। पहले यहाँ रणवीर संहिता थी। तो याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता थी? रणवीर संहिता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 भारत के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, बुनोई, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों में सेम है। हाँ, भारतीय दंड संहिता जो हमारे भारत में भारतीय दंड संहिता है, सेम वही किन किन देशों में है? तो
यहाँ पे देखिए हमारे नोट्स में है श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, बुनोई, पाकिस्तान और मलेशिया। ठीक है, तो याद करने का एक ट्रिक है, देख लीजिए। PB3SM1, PB3SM1, P से पाकिस्तान, B3 मतलब B से देख लीजिए 3 नाम होंगे इसमें, बांग्लादेश, बुनोई, वर्मा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे B3 है। और S से आते, S से क्या है, M से मलेशिया, S से श्रीलंका, सॉरी, S से श्रीलंका और M से मलेशिया। M एक होगा इसलिए मलेशिया। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। तो देखिए हमने आपको पहले बताया था एक जगह पे कि 6 अक्टूबर 1860 याद रखिएगा कि तैयार हुआ था बन के, लागू हुआ था 1 जनवरी 1862। तो आगे बढ़ते हैं। अपराध के 4 आवश्यक तथ्य होते हैं। अपराध मतलब आवश्यक तथ्य होते हैं, मतलब वो करने के बाद ही अपराध को माना जाएगा। पहला, अपराध करने वाला मानव होना चाहिए, इसमें पुरुष और महिला दोनों आएंगे। उसकी मनः स्थिति कैसी है, जैसे मनः मतलब मन, अंदर की स्थिति। अपराध के समय उसकी दिमागी स्थिति कैसी है, या दुराशय में आपराधिक कृत्य। तीसरा, आपराधिक कृत्य आता है। चौथा आता है ऐसा आपराधिक कृत्य जिसमें हमारा समाज प्रभावित हो या व्यक्ति प्रभावित हो, जैसे नुकसान पहुंचाना। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पे आधारित है? देखिए, सिंगापुर, श्रीलंका, बुनोई। तक की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।